Hey guys, this is Krishna Lohan. Welcome you at my channel, and today I'm gonna discuss about ornaments. Ornaments आप किसको बोलते हैं? गहनों को बोलते हैं, लेकिन अगर किसी भाषा में उन ornaments को हम यूज़ करते हैं तो वो कहलाते हैं, हिंदी में अलंकार और इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच बोला जाता है। अब एक स्त्री की तरह जो भाषा है वो भी किस तरह से श्रृंगार करती है, किन शब्दों किन वर्णों का इस्तेमाल करके वो श्रृंगार करती है, आज हम उसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मेरी इस वीडियो में मैं आपको फिगर ऑफ स्पीच यानी अलंकार की परिभाषा के साथ साथ उसके जितने भी प्रकार हैं और उनके साथ साथ जो उसके इजी एग्जाम्पल्स भी हैं, कंपैरिजन में भी आपको कराऊंगी। सारे की सारी काइंड्स आपको अच्छे से समझाऊंगी। फिगर ऑफ स्पीच जैसे कि आप जानते हैं इंग्लिश में ये काम आते हैं ग्रेजुएशन लेवल, साथ में जो जेबीटी है उसमें भी काम आते हैं, और सीबीएसई बोर्ड में ये 10th में और 12th में देखे जाते हैं। तो इनको आज सीखने के लिए हम चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फिगर ऑफ स्पीच, अ टॉपिक ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। लेट्स स्टार्ट। So friends, you can see there the figure of speech. This is a topic of an English grammar. It is called in Hindi अलंकार। Definition हम इसकी करेंगे, a word or expression used not with its original meaning. एक शब्द या एक भाव जो अपने ओरिजिनल मीनिंग के साथ यूज़ नहीं किया जाता है, यानी कि हम उसको मॉडिफाई करके या उसको और ज़्यादा अच्छे से सजा धजा कर बोलते हैं, बट इन एन इमेजिनेटिव वे टू मेक अ स्पेशल इफेक्ट। इसको बताया गया है कि एक काल्पनिक तरीका होता है किसी भी बात को स्पेशल यानी कि अच्छे प्रभाव के कारण, विशेष प्रभाव के कारण इसको बोला जाता है। किन्हीं शब्दों को आप दो तरीके से बोल सकते हैं। डायरेक्ट बोलेंगे तो सिंपल सेंटेंसेस में चला जाता है। अगर आप उसी बात को मॉडिफाई करके उसको इमेजिनेटिव तरीके से, उसको अच्छे शब्दों का प्रयोग करके आप उसको बोलते हैं तो वो फिगर ऑफ स्पीच यानी अलंकार कहलाता है। इसके एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। स्वीट सोरो, इसमें क्या है, दो शब्द दिए गए हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अपोजिट होने के साथ साथ दोनों के जो फर्स्ट लेटर हैं सेम है। तो अलंकार में स्वीट सोरो यानी कि दो अपोजिट होने के बाद अगर इसको हम बोला जाए तो ये है ऑक्सीमोरोन बोला जाता है। सेकंड देखिए, ऑक्सीमोरोन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑक्सीमोरोन हिंदी के चैप्टर में अगर हम इसको देखें तो ऑक्सीमोरोन होता है विरोधाभास, यानी कि आत्म विरोधाभास भी बोल सकते हैं इसको। यानी कि सिर्फ दो ही शब्दों के अंदर विरोध दिखाया जाए, विरोधाभास दिखाया जाए, दो शब्द एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट दिखाए जाएं तो वो होता है ऑक्सीमोरोन। हिंदी में विरोधाभासी बोला जाता है। थर्ड देखिए, एज स्लिपी एज एन ईल, यानी कि इसको बताया जाता है कि किसी की, मतलब एक तरह से किसी की हम इसमें उपमा दे दें कि भी तू तो ऐसे लगता है जैसे कि, जैसे बोलते हैं ना, जैसे दूध जैसा सफ़ेद, कपास जैसा सफ़ेद, इस तरह से, या फिर जैसे मक्खन जैसा सॉफ्ट, इस तरह के एग्जाम्पल इसमें दिए जाते हैं। ये इसका थर्ड एग्जाम्पल है। फिर फोर्थ देखिए, हार्ट ऑफ स्टोन, पत्थर दिल बोला जाता है जिसको, ये भी एग्जाम्पल है अलंकार का। शी इज़ ओल्डर देन डर्ट, यानी कि मिट्टी से ज़्यादा बूढ़ा, यानी क्या बोलते हैं, भूमि भी बोल सकते हैं, मिट्टी भी बोल सकते हैं, उससे ज़्यादा बूढ़ा या बूढ़ी शी। तो दोस्तों ये है इसके एग्जाम्पल हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं थोड़ा सा। कोई भी ऐसा शब्द या भाव जिसको उसके ओरिजिनल मीनिंग में ना समझकर उसको स्पेशल इफेक्ट देकर इमेजिनेटिव वे से बोला जाता है, वो होते हैं फिगर ऑफ स्पीच। एग्जाम्पल्स मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं। देखिए अब इसके पार्ट्स हम कंटिन्यू करते हैं, वन बाय वन हम इसके पार्ट्स देखते हैं। फर्स्ट इज सिमिली। सिमिली को हिंदी में उपमा बोला जाता है, उपमा अलंकार, एज यू नो दैट। उपमा आपको पता है कंपैरिजन, तुलना के
वे से यूज़ किया जाता है, तुलनात्मक अलंकार होता है। तो कंपैरिजन के साथ साथ इसमें जो शब्द हैं, जो पहचान के शब्द हैं, जैसे हिंदी में जैसा जैसा शब्द यूज किया जाता है, के जैसा, उसकी तरह, ऐसे शब्द यूज़ किए जाते हैं। तो ये इंग्लिश में एज और लाइक यूज़ किया जाता है। इसके साथ मैंने दूसरा यहाँ पे जो वो इसका काइंड डाला है, मेटाफर। मेटाफर भी जो है वो भी कंपैरिजन में यूज़ किया जाता है। मेटाफर को बोलते हैं रूपक, रूपक अलंकार। इसमें एज और लाइक का यूज़ नहीं होता, इसमें सिर्फ डायरेक्ट कंपेयर कर दिया जाता है किसी भी चीज़ को या किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति या चीज़ के साथ। ठीक है दोस्तों, इनके मैं आपको एग्जाम्पल कराती हूँ दोनों के। He ran slowly is a simple sentence, but we modify it in comparison. He ran like a tortoise. एक मैं कहूँ कि वो धीरे चलता है, सिंपल सेंटेंस, ये उसी के गुण हो गए, उसमें सिंपल सेंटेंस में आ गया बिल्कुल। सेकंड मैं उसको बोलती हूँ कि तू तो टोर्टोइज की तरह दौड़ता है, उस पर मैंने किस चीज़ को कंपेयर किया, उसकी तुलना की है मैंने टोर्टोइज के साथ। तो मैंने लाइक वर्ड यूज़ किया है। तो आप इसको मैंने आपको बताया लाइक वर्ड जो है कहाँ पे यूज़ होगा, सिमिली में। सिमिली में तो ये सेंटेंस सेकंड है जो हमारी सिमिली फिगर ऑफ स्पीच में काउंट होती है। थर्ड देखिए, ही वॉज ए टोर्टोइज। मैंने उसको डायरेक्ट तुलना नहीं की उसकी, ना ही उसका गुण बताया, मैंने उसका सीधा उसको उठा के संज्ञा ही दे दी कि भाई तू तो टोर्टोइज है, कछुआ है या कछुआ था। ही वॉज ए टोर्टोइज, वह कछुआ था। तो इसमें मैंने कंपैरिजन नहीं की, सिंपल गुण भी नहीं बताया, मैंने सीधा उसको उठा के क्या बोल दिया कि तू टोर्टोइज था। ठीक है, तो इसमें मैंने डायरेक्ट बोलने के साथ साथ इसमें थर्ड में जो है ये मेटाफर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखिए, द न्यूज़ केम लाइक अ डैगर टू हिज हार्ट। द न्यूज़ केम लाइक अ डैगर टू हिज हार्ट। ये सिमिली का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें मैंने लाइक वर्ड, सबसे पहली बात तो यही है कि पहचान का वर्ड दिख गया, इसमें आइडेंटिफिकेशंस हो गई हैं कि लाइक वर्ड है, तो ये सिमिली का एग्जाम्पल होगा। दूसरी बात है कि इसमें दो जो नाउन हैं उनमें तुलना की गई है, तो सिमिली का एग्जाम्पल हो गया। सेकंड देखिए, द न्यूज़ वॉज अ डैगर टू हिज हार्ट। न्यूज़ क्या थी, उसके दिल पर एक खंजर के जैसे थी। ठीक है दोस्तों, थर्ड देखिए, द न्यूज़ वाज शॉकिंग। अब जो इसमें बताया गया जो खबर क्या थी, वो हार्ट मतलब एक तरह से शॉक करने वाली खबर थी। फर्स्ट में उसको बताया गया है कि जो न्यूज़ है उसके दिल पर एक खंजर के जैसे लगी। ओके, सेकंड, न्यूज़ खुद ही खंजर थी उसके दिल पर। एक तीसरा जो है, न्यूज़ चौंकाने वाली, शॉकिंग थी। तो इन तीनों में एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। फर्स्ट जो सेंटेंस है वो सिमिली की है, सेकंड जो है मेटाफर है, और थर्ड सिंपल सेंटेंस है। ठीक है दोस्तों, ये है एग्जाम्पल मैंने आपको अभी कराए हैं। ये है सिमिली यानी उपमा अलंकार, और मेटाफर क्या है, मेटाफर क्या है, रूपक अलंकार। सिमिली में कंपैरिजन किया जाता है एज लाइक को यूज़ करके, मेटाफर में डायरेक्ट उस चीज़ को उसका नाम ही बोल दिया जाता है। एक हम बोलें कि तू तो बिल्कुल घोंगे की तरह चलता है, तो ये सिमिली में आएगा। एक हम कहें कि तू तो घोंगा है, डायरेक्ट उसको उपमा दे दी, तो उसको रूपक अलंकार में यानी उपमान और उपमेय दोनों को एक ही दिखा दिया, तो इसको रूपक अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा जो इसका पार्ट है, उसके एग्जाम्पल भी करेंगे। हियर इज पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन को हिंदी में मानवीकरण बोलते हैं, यानी किसी भी वस्तु को मानव का रूप या उसकी संज्ञा दे देना। When we put the quality of a person in non-living thing, हम किसी भी नॉन लिविंग थिंग में किसी व्यक्ति के गुण डालते हैं तो उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण। हिंदी में आप इसको मानवीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखिए, द फायर engulfed और swallowed द फॉरेस्ट। अब यहाँ पे जो आग है, आग को दिखाया गया है कि उसने पूरे ही जंगल को
पूरे ही जंगल को, वन को निगल लिया है। अब आग निगलती नहीं है, जलाती है, लेकिन यहाँ पे मानवीकरण किया गया है आग का। किसका? व्यक्ति का आग पर मानवीकरण किया गया है कि आग ने पूरे ही जंगल को या पूरे ही वन को उसने निगल लिया, खा गई। सेकंड देखिए, द स्टार्स वर प्लेइंग हाइड एंड सीक विद द क्लाउड्स। अब इसमें दिखाया गया है कि जो स्टार्स को बच्चों की तरह, बच्चों का मानवीकरण किया गया है कि जो स्टार्स हैं वो बादलों के साथ हाइड एंड सीक खेल रहे थे। तो यहाँ पे स्टार्स को व्यक्ति की उपमा या उसका रूप माना गया है। द होल टाउन वॉज स्लीपिंग। इससे पूरा का पूरा टाउन जो है वो सो रहा था। अब शहर थोड़ा ही सोता है, लेकिन शहर को व्यक्ति की उपमा दी गई है, तो ये है मानवीकरण यानी कि पर्सोनिफिकेशन। पूरा ही टाउन सो रहा था। नॉन लिविंग थिंग है तीनों में, इसमें जो भी सब्जेक्ट है, फायर है, स्टार्स है और होल टाउन, ये तीनों के तीनों नाउन में काउंट यानी सब्जेक्ट में काउंट हो रहे हैं और इनको संज्ञा दी गई है किसकी? व्यक्ति की, पर्सन की। तो इस वजह से ये पर्सोनिफिकेशन अलंकार या इसको हम बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन कहलाएगा। चलिए अब फोर्थ जो है, फोर्थ पे चलते हैं। फ्रेंड्स, फोर्थ जो काइंड है फिगर ऑफ स्पीच की वो है यूफेमिज्म। यूफेमिज्म को हिंदी में व्यंजना अलंकार कहते हैं, यानी कि जिसमें बार बार व्यंजन पर स्ट्रेस दिया जाए और एक अनप्लेजेंट थिंग को प्लेजेंट वे में, मैनर में बोला जाता है। यानी किसी भी दुख भरी खबर को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके, मान लो अगर किसी और वाक्य में, सेंटेंस में डालकर बोलते हैं तो वो होता है व्यंजना अलंकार। एग्जाम्पल देखिए इसके, हिज फादर डाइड। अगर हम डायरेक्ट ऐसा बोलते हैं तो शायद उसका प्रभाव कुछ ज़्यादा ही होगा, भयानक हो सकता है। लेकिन अगर हम उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके इस वाक्य में बोलते हैं हिज फादर पास्ड अवे, कि उसका पिता है जो वो गुजर गया, तो इसको एक सीधा डायरेक्ट हम अनप्लेजेंट वे में ना बोलकर थोड़ा सा प्लेजेंट वे में, शब्दों को थोड़ा सा सहनीय, मत सहन करने योग्य अगर बोल देते हैं तो वो उसका प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ता है। सेकंड इसमें देखिए, मान लो अगर हम किसी को बेरोज़गार, अनएम्प्लॉयड बोलते हैं, अनएम्प्लॉयड बोलते हैं तो उस पर ज़्यादा प्रभाव डालता है। अगर हम इसको बोलेंगे इन बिटवीन जॉब्स, कि वो नौकरी की तलाश में है, तो इस तरह से बहुत ही मतलब फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से कि हम डायरेक्ट किसी का भी ऐसे सम्मान या दिल दुखा कर ना बोले, तो उसको एक थोड़े से प्लेजेंट वे में उसको मॉडिफाई करके बोल सकते हैं। थर्ड देखिए, अगर किसी को बोले कि यू आर लायर, तुम झूठे हो, तो ये ज़्यादा उस पर पिंच करती है। अगर हम बोले कि डोंट टेल मी फेरी टेल्स, मुझे परियों की कहानी मत सुनाओ, मतलब है तो ये भी बात ही एक तरह से झूठ बोलने की, लेकिन अगर इसको डायरेक्ट बोला जाए यू आर लायर, तो उसके इंस्टेड अगर हम इसको बोलते हैं डोंट टेल मी फेरी टेल्स, तो ये ज़्यादा ही संभव एक सेंटेंस है कि जिससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। किसी भी अनप्लेजेंट थिंग को अगर प्लेजेंट मैनर में बोला जाता है तो उसको बोलते हैं यूफेमिज्म, व्यंजना अलंकार। अब नेक्स्ट देखिए, हम करते हैं, नेक्स्ट है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन को हिंदी में विरोधाभासी अलंकार भी बोलते हैं। इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। स्पीच इन विच टू वर्ड्स कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। जब दो शब्द एक दूसरे से विपरीत होते हैं, दोनों के गुण भी एक दूसरे से विपरीत होते हैं, लेकिन एक ही सेंटेंस में उनको डाला जाता है, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच। फर्स्ट एग्जाम्पल इज हियर, शी इज़ प्रेटी अगली। अब हम इस शब्द को अगर एक सिंगल वे में ले लें, यानी कि अगली तो भद्दा होगा, कुरूप होगा और प्रेटी सुंदर होगा, इन दोनों को अगर अलग अलग मीनिंग में लेके चलते हैं तो दोनों का जो है मीनिंग जो है अपोजिट होगा। लेकिन एक सेंटेंस में दोनों को एक साथ यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे प्रेटी का मतलब सुंदर ना होकर, खूबसूरत ना होकर, यहाँ पे होगा काफ़ी, यानी कि मतलब कुछ
मैक्सिमम जो एरिया जो कवर करता है प्रेटी, यानी कि शी इज़ प्रेटी अगली, वह काफ़ी बदसूरत है। तो इसमें काफ़ी वर्ड के लिए यूज़ किया गया है प्रेटी को। सेकंड देखिए, ही वॉज फाउंड मिसिंग। अब फाउंड का मतलब तो मिलना होता है और मिसिंग का मतलब गुम हो जाना होता है। लेकिन अगर हम दोनों इसी एक ही सेंटेंस में इनका यूज़ करते हैं तो इनका यहाँ पे क्या मतलब बनेगा। फाउंड का मतलब क्या बनेगा, यहाँ पे पाया गया, और मिसिंग का मतलब क्या बनेगा, यहाँ पे गुम हुआ। यानी वह गुम हुआ या गुम हो गया, गुम हुआ मिला, यानी उसे पाया गया कि वह गुम हो गया है, इस तरह से भी बोल सकते हैं। थर्ड देखिए, ओरिजिनल और कॉपी। ओरिजिनल कॉपी, अब कॉपी क्या होती है, किसी भी चीज़ की नकल होती है। ओरिजिनल क्या होता है, वो वास्तविक जो चीज़ होती है वो होती है। दोनों अपोजिट हैं, लेकिन एक सेंटेंस में यूज़ करने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि आप सत्यापित कॉपी लेके आए, यानी कि नकल बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, सॉरी फिगर ऑफ स्पीच का नेक्स्ट जो है काइंड कौन सी है, और उसके एग्जाम्पल भी देखेंगे साथ साथ। ये दोस्तों अगर आपको समझ आए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको किसी भी अगर फिगर ऑफ स्पीच में प्रॉब्लम आती है तो मैं इसके साथ पीडीएफ के साथ साथ आपको इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो नई वीडियो में मैं आपको समझा सकती हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको समझ आ गए हैं तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकॉन पर ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए और वहाँ से आप सीखें। नाउ दिस इज़ द काइंड ऑफ फिगर, दिस इज़ द काइंड ऑफ 6 हाइपरबोले। हाइपर मतलब आपको क्या सोचते हैं आप हाइपर के मतलब में, जो कि ज़्यादा ही कोई भी पर्सन एग्रेसिव होता है, गुस्से वाला होता है। और बोले का मतलब आप इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, जो मतलब हाइपर बोले बहुत ही गुस्से में बोलता है। या आपको हिंदी में अगर इसका मीनिंग लेना है तो आप हिंदी में इसको बोल सकते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर बोलना अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं हाइपरबोले, जो किसी भी चीज़ या किसी भी भावना की एक्सेस को दिखाता है, यानी किसी भी फीलिंग को एक्सट्रीम लेवल पर दिखाता है। इट इज़ द एक्सट्रीम एग्जैगरेशन ऑफ आइडियाज़ टू ले एम्फेसिस और कैच द रीडर्स अटेंशन। इसमें बताया गया है कि अतिशयोक्ति यानी हाइपरबोले जो फिगर ऑफ स्पीच है वो क्या होता है कि इसमें जो बहुत ही किसी भी आइडिया की, यानी किसी को भी अगर हम बातों के थ्रू कोई भी आइडिया बताना चाहते हैं तो उसको हम बढ़ा चढ़ाकर बताएंगे, यानी किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर उसके आगे हम प्रस्तुत करते हैं। किस लिए प्रस्तुत करते हैं, कि हम उसकी अटेंशन को है जो पाना चाहते हैं। अब इसको हाइपरबोले बोला जाता है। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। आई हैवंट मैट हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। सिंपल सेंटेंस होगी कि मैं उससे लंबे समय से नहीं मिला हूँ। ये सिंपल सेंटेंस है, साधारण वाक्य बोल सकते हैं आप इसको। और इसका अगर मैं हाइपरबोले में इसको मॉडिफाई करके लिखती हूँ तो यहाँ पे इसका देखिए, आई हैवंट मैट हिम सिंस एजेस, मीन्स मैं उससे सदियों से नहीं मिली हूँ। अब सदियों से तो हम जीते ही नहीं हैं, लेकिन बढ़ा चढ़ाकर बोलने का मतलब क्या है कि बहुत ही लंबे समय से उससे मैं नहीं मिली हूँ। सिंस एजेस यहाँ पे बढ़ा चढ़ाकर एक वर्ड यूज़ किया गया है किसी भी फीलिंग को एक्सेस, किसी फीलिंग की जो एक्सेस है वो दिखाने के लिए। सेकंड देखिए, ही रैन फास्ट। सिंपल सेंटेंस है, वह तेज़ दौड़ा। लेकिन अगर हम इसको बढ़ा चढ़ा कर लिखें, ही रैन फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट, यानी वो प्रकाश की गति से दौड़ा। तो इसमें भी ये बात बढ़ा चढ़ा कर लिखी हुई है। जैसे हिंदी में बोल देते हैं कि वह सिर पर पैर रखकर भागा,
अब सिर पर पैर रखेगा तो भागेगा कैसे, लेकिन बात तो हमने बोलनी बढ़ा चढ़ाकर, यानी किसी भी चीज़ को या किसी व्यक्ति के आगे या आप बोल सकते हैं कि उसकी अटेंशन को हम प्राप्त करने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो होते हैं हाइपरबोले, यानी कि अतिशयोक्ति अलंकार में। ओके, थर्ड देख लीजिए, आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स, यानी कि मैंने तुम्हें बहुत बार बताया है। अब जैसे आपको अगर ये टॉपिक समझ नहीं आएगा तो मैं एक ही बात बोलूँगी, आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स। ये सिंपल सेंटेंस में गया, लेकिन आपको फिर भी समझ नहीं आता है, मैं क्या कहूँगी, आई हैव टोल्ड यू मिलियन टाइम्स, लाखों बार समझा चुकी हूँ। एक यही बात बोली जाती है कि या तो आप अग्रेशन दिखाओगे या किसी के अटेंशन को कैच करना चाहोगे, तो यही शब्दों का इस्तेमाल उसमें होता है। फोर्थ देख लीजिए, ही वॉज वेरी टायर्ड, वह बहुत थका हुआ था। अब अगर इसको बढ़ा चढ़ाकर हम लिखना चाहें तो क्या करेंगे, ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट स्लीप फॉर ईयर्स, वो इतना ज़्यादा थका हुआ था कि वो सालों तक सो नहीं पाया। अब सालों तक तो ऐसा होता नहीं है, वो कुंभकर्ण थोड़ा ही है कि वो सो ही नहीं पाएगा या फिर सो ही जाएगा, दो ही एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो ये चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर लिखने के लिए जिन शब्दों का हम यूज़ करते हैं, यानी एक तरह से अटेंशन ग्रैब करने के लिए हम जिन शब्दों का यूज़ करते हैं यहाँ पे उनको बोलते हैं हाइपरबोले, अतिशयोक्ति अलंकार। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट काइंड ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच इज पन। पन सिंपल सा है, छोटा सा क्यूट सा नाम है। अब इसकी खासियत देख लेते हैं। इट इज़ ह्यूमरस प्ले ऑन वर्ड्स विद मल्टीपल मीनिंग्स। एक मतलब मजाकिया तौर पर, या एक इसको बोल सकते हैं थोड़ा सा मनोरंजक जो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है मल्टीपल मीनिंग के थ्रू, यानी एक शब्द के अनेक अर्थ। हिंदी में यमक अलंकार, इंग्लिश में पन। दोनों के मतलब ये बोल सकते हो आपकी जो पन और यमक है दोनों सुनने में अलग लग रहे हैं, लेकिन मीनिंग इनका एक ही है। जैसे हिंदी में होता है यमक अलंकार कि किसी भी वाक्य में एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हों, जैसे कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिक आए, इसमें हिंदी में हो गया कनक, जहाँ पे धतूरा है एक तरह से, या सोना बोल सकते हैं आप उसको। तो ये दो अर्थ एक शब्द ही दिखा रहा है, यहाँ पर भी ऐसा ही है। एग्जाम्पल्स के थ्रू हम देख लेते हैं। द हॉर्स इज स्टेबल एनिमल। अब यहाँ पे स्टेबल दो शब्द के मीनिंग एक शब्द दो शब्दों के अर्थ दिखा रहा है। द हॉर्स इज स्टेबल एनिमल, स्टेबल मीन्स एक अर्थ क्या जाता है कि स्टेबल मतलब वो अस्तबल में रहने वाला जानवर है। सेकंड अगर हम उसको बोलें या समझें तो क्या होगा, वो स्थिर एनिमल है, स्थिर एनिमल। ओके, स्टेबल के दो मीनिंग निकलते हैं। अब जिसको जो समझना है उस हिसाब से, अगर वो अलंकार के वे से समझता है, फिगर ऑफ स्पीच के थ्रू समझता है, तो वो इसमें क्या यूज़ करेगा कि वो स्टेबल एनिमल यूज़ करेगा। सेकंड देखिए, फिशेज आर स्मार्ट बिकॉज दे लिव इन स्कूल। अब जो इसमें बताया गया है कि जो मछलियाँ बहुत ही स्मार्ट होती हैं क्योंकि वो स्कूल में रहती है। अब स्कूल में रहने का मतलब क्या है, हमारा ध्यान क्या जाएगा, स्कूल से हमारा ध्यान जाएगा कि किसी विद्यालय के बारे में, लेकिन मछलियाँ तो किसी विद्यालय में रहती ही नहीं है। अब समझने वाली बात ये क्या है कि इसमें किस वर्ड को दो मीनिंग में दिखाया गया है। मछलियों का मीनिंग तो वही होता है, स्मार्ट का भी वही होगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ वर्ब है लिव है तो वो भी। अब बचा है स्कूल। स्कूल से हमारा तात्पर्य यहाँ पे क्या होगा कि किसी विद्यालय में रह रही हैं मछलियाँ, या इसका कुछ और मीनिंग बनता है। तो यहाँ पे शॉल मीनिंग बनता है स्कूल का। शॉल क्या होता है, जैसे कि जानवरों को हम बोल देते हैं अ हर्ड ऑफ कैटल्स, फ्लीट ऑफ शिप्स, बंच ऑफ ग्रेप्स। किसी भी समूह को एक वर्ड के थ्रू दिखाया जाता है तो उन वर्ड्स में शॉल का मीनिंग बनता है कि मछलियाँ जो हैं झुंड में रहती हैं या समूह में रहती हैं, शॉल का यहाँ पे मीनिंग बनता है अ शॉल ऑफ फिशेस। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इजी है, अच्छा भी है, इंटरेस्टिंग भी है। यहाँ से आप समझिए मछलियाँ स्मार्ट क्यों होती हैं, क्योंकि वो अपने झुंड में रहती हैं, शॉल में रहती हैं।
स्कूल को फिशेस का शोल बोला जाता है। थर्ड देखिए, आई कंप्लीटेड ऑल माई होमवर्क, मैंने अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया। अब काम कौन सा कंप्लीट किया है, उसने घर का हाउस होल्ड वर्क कंप्लीट किया है या उसने जो स्कूल वर्क कंप्लीट किया है, ये समझने वाली बात है यहाँ पे पन फिगर ऑफ स्पीच में। होमवर्क के भी दो ही मतलब बनते हैं, या तो घर का काम होता है या स्कूल का काम जो घर पे आके किया जाता है उसको बोला जाता है। तो दोस्तों ये था पन फिगर ऑफ स्पीच, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सॉर्ट ऑफ जोक, एक मजाक के तरीके से इसको यूज़ इंटरेस्टिंग लेवल पे इस पे किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट काइंड देख लेते हैं। नेक्स्ट काइंड इज अलिटरेशन। अलिटरेशन को हिंदी में अनुप्रास अलंकार बोला जाता है, जिसमें बार बार किसी भी एक वर्ण की आवृत्ति होती है, यानी किसी एक लेटर को बार बार यूज़ किया जाता है, वो होता है एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच, हिंदी में अनुप्रास अलंकार। इसकी डेफिनेशन है, इट्स अ repetition of a series of words having the same initial consonant sound. It is used to produce a rhythm musical effect. टंग ट्विस्टर भी बोला जाता है। किसको बोला जाता है टंग ट्विस्टर? ये क्वेश्चन अगर एक नंबर में आ जाए कहीं। अलिट्रेशन को टंग ट्विस्टर बोला जाता है। एक शब्द खत्म होते दूसरे शब्द का पहला जो लेटर है वो सेम होता है। जैसे कई ब्रांड हैं, कंपनीज के ब्रांड हैं, यहाँ एग्जांपल मैंने डाल रखा है, उनके भी सेम लेटर से नेम है। जैसे मिक्की माउस, दोनों शब्दों का पहला लेटर जो है सेम है। ऐसे ही सेकंड देखिए यहाँ पे कोका कोला, कोका कोला में भी दोनों शब्दों के पहले लेटर्स जो हैं सेम हैं। बहुत सारे ब्रांड ऐसे होते हैं जो कि सेम नेम से, मतलब सेम लेटर से उनके नेम होते हैं। अब चलिए बात थी ब्रांड की, हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। ही वॉज सेलिंग द शेल्स बाय द सी शोर। यहाँ पे सेलिंग शेल्स सी शोर, चार वर्ड ऐसे हैं जिनके जो फर्स्ट लेटर्स हैं सेम हैं, यानी श की साउंड वो क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो है एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच इसको माना जाएगा। सेकंड देखिए, फीलिंग लेजी, ही लेड लॉ इन द लॉन्ग। लॉन्स में लो लेड लेटा हुआ है, लेजी फीलिंग लेजी, लेजी लेड लो लॉन्स, सबके फर्स्ट लेटर जो हैं सेम है। एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है, आप समझ गए होंगे। बार बार एक वर्ण जो आए अनुप्रास कहलाए। द जेंटलमैन जम्प्ड इन जुबिलेशन। अब जो जेंटलमैन है वो जुबिलेशन में जंप्ड उसने कर दिया। इसमें जेंटलमैन, जम्प्ड और जुबिलेशन तीनों के वर्ड हैं, वर्ड के फर्स्ट लेटर्स जो हैं सेम है। फोर्थ देखिए, हिज लव लैंग्वेज्ड इन द लाइमलाइट। लाइमलाइट लैंग्वेज लव, चारों शब्दों के जो फर्स्ट लेटर्स हैं वो भी एक जैसे हैं। तो ये है एलिट्रेशन, यानी कि अनुप्रास अलंकार, इसको हिंदी में बोलते हैं। नाइन्थ काइंड जो है इसकी है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स जो हिंदी में होता है वो आत्मविरोधाभास अलंकार होता है। इसमें सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस होती हैं। देखिए अब बात आती है ऑक्सीमोरोन और पैराडॉक्स। ऑक्सीमोरोन में क्या था, दो शब्द एक दूसरे से अपोजिट होते हैं बट दे आर यूज्ड इन वन सेंटेंस। यहाँ पे क्या है, बोथ सेंटेंसेस आर अपोजिट ईच अदर, अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे से वो अलग होती हैं, उन दोनों का मतलब भी अलग होता है, लेकिन एक सेंटेंस में उनको दिखाया गया है। टू आइडियाज, स्टेटमेंट्स विच आर अपोजिट या कॉन्ट्राडिक्टरी होती हैं, एक दूसरे से विरोधी, उसको बोलते हैं हिंदी में आत्मविरोधाभास या इंग्लिश में पैराडॉक्स। एग्जाम्पल्स देख लीजिए। डोंट गो टू द वाटर अंटिल यू हैव लर्न टू स्विम। अब इसको बताया गया है पानी में मत जाना जब तक कि तुम तैरना नहीं सीख लेते।
दोनों का मतलब ये है कि भी दोनों के दोनों एक दूसरे से अलग हैं। वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, ये शेक्सपियर की पोएम है जिसमें ये बताया गया है कि हर तरफ पानी है लेकिन पीने के लिए एक बूंद भी नहीं है। यानी कि समुद्र में जब वो उसकी यात्रा दिखाई गई थी तो वो पीने का पानी नहीं होता है। इसको यहाँ पे डिफाइन किया गया है। विरोधाभास क्या है, पानी है लेकिन पीने का नहीं है। थर्ड देखिए, डेथ इज द एंड येट द बिगनिंग। अब इसमें बताया गया है कि जो मृत्यु है वो अंत कर देती है लेकिन यही तो शुरुआत है। ये भी एक बहुत ही गहरी बात है समझने वाली। तो इसमें दोनों सेंटेंसेस जो है एक दूसरे से अपोजिट हैं। अपोजिट होने के साथ साथ ये इसमें यूज़ की गई है, इसको बोलते हैं पैराडॉक्स। मीन्स व्हेन टू सेंटेंसेस आर अपोजिट टू ईच अदर एंड गिविंग द डीप मीनिंग टू आइडियाज statements. So friends, we have learned 9 kinds of figure of speech today and I hope you have understood. So friends, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो और मेरा टॉपिक जो है अच्छे से समझ आया होगा। अब इसके एग्जाम्पल्स भी मैं आपको दूंगी, आप उनको सॉल्व करके देखिएगा और जो भी आपको काइंड आपको समझ नहीं आती है उससे रिलेटेड आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको किस काइंड में प्रॉब्लम आई या फिर आपको समझ आया। अगर आपको मेरी बनाई हुई वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर ज़रूर करें और जो नए सब्सक्राइबर्स हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और प्रेस बेल आइकॉन टू गेट न्यू अपडेट्स। थैंक यू फ्रेंड्स।